गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आपका स्वागत है। इस पर्सनाली का कल हमने 1.2 का 2 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल वाली क्लास आपको जरूर देखनी है, जिससे आपके पीछे वाले क्वेश्चन रिवाइज हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, तभी ये पर्सनाली समझ में आएगी। चलो अब प्रश्न शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व एलसीएम ज्ञात करना है। ये कल मैंने बता दिया था कि HCF और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब निकालेंगे। जैसे यहां हमने क्वेश्चन लिख रखा 12, 15 और 21। इसका क्या निकालेंगे? HCF और एलसीएम निकालेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। पहले 2 का लगाएंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और फिर 3 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब देखो इसमें लगाएंगे 3 का तो कितनी बार गए? 5 बार। और 5 का लगाएंगे तो कितनी बार गए? 1 बार। इसका लगाएंगे 3 का तो कितनी बार गया? 7 बार। और 7 का लगाएंगे तो कितनी बार गए? 1 बार। तो देखो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना? 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया। और उसके बाद 15 का कितना है? 3 गुणा 5 हो गया। और फिर 21 का कितना है? 3 गुणा 7। तो देखो पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब वो है जो सभी संख्या सभी के अंदर कॉमन आ रही है। कॉमन का मतलब सभी के अंदर आ रही है। देखो 3 सभी के अंदर है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब यह है कि जो भी पद जिसके अंदर अधिक बार आ रहा है, जिसका पद अधिक बार आ रहा है उसको पहले लेना। देखो 2 गुणा 2, ये इसके अंदर 2 बार आ रहा है, अधिक बार आ रहा है तो इसको लेंगे। फिर 3 और 5 7 सभी में एक अकेला पद है तो एक एक बार इसको सभी को ले लेंगे। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 420। कितना आएगा? 420। तो ऐसे क्या आ गया हमारा? एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। तो आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ नहीं समझ में आया है। और एक बार क्लास को रिवाइज करके देखोगे तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे पहले आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सभी को देखना है। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका 17, 23 और 29, 29। तो इसका क्या निकालना है? एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो देखो 17 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 17 में देखो 17 का ही भाग जाएगा, कितनी बार गया? 1 बार गया। उसके बाद में 23 के अंदर लगाएंगे तो 23 के अंदर लगाएंगे तो 23 का भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर 29 के अंदर लगाएंगे तो 29 के ये सभी के सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में क्या जाता है? खुद का ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या से क्या नहीं होती है? डिवाइड नहीं होती है, अर्थात विभाजित नहीं होती है। तो विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब 17 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 1 गुणा 17 हो गया क्या? 23 का वो कितना हो गया? 1 गुणा 23 हो गया क्या? और 29 का कितना हो गया? 1 गुणा 29 हो गया। तो इसका जो HCF आएगा, देखो इसमें कोई संख्या कॉमन ही नहीं है क्या? कोई संख्या देखो एक तो सभी से गुणा होती है, तो इसका HCF अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इसका मतलब उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और इसका देखो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 17 गुणा 23 गुणा 29, क्योंकि सभी एक एक बारी एक एक पद है तो सभी को ले लिया हमने। अब इसको गुणा करेंगे कि कितना आता है, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर पूरा करके लिख लेना। 29 और 23 को गुणा कर लो। 27 का 7 असल की 2, 3 दूनी 6, 2 8, 9 दूनी 18 का 18 असल की 2 दूनी 4, 1 5 हो गया 7। तो ये हो गया 667। इसको फिर कितने से गुणा करना है? 17 से। 7 7 49 असल की 4, 7 छू 42 और 4 46 असल की 4, 7 छू 42 और 4 46। फिर यहां से आ गया 7 6 6, 9 हो गया, 13 का 13 13 और 10 11। तो कितना आ गया? 11,339। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप कहीं आपको समस्या है तो स्क्रीनशॉट में देख लो, या फिर क्लास को रिवाइज करके जरूर देखना है, ताकि आपको फिर से बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो चलो इसी का अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है 8, 9 और आपको निकालना है 25 का। क्या बताना है? एलसीएम और एलसीएम बताना। तो पहले 8 का, फिर 9 और फिर हो गया 25। तो यहां से शुरू कर लेंगे। देखो 2 के 8 के अंदर 2 का पता लगेंगे 4 बार, 4 के अंदर 2 का लगेंगे 2 बार और 2 के अंदर 2 का लगेंगे 1 बार। 3 का बाहर लगाएंगे तो 3 बार और 3 का लगाएंगे तो 1 बार, क्योंकि 9 में 3 का ही जाता है। इसमें 5 25 है तो 5 का जाएगा और फिर 5 का लगाएगा तो 1 बार। तो 8 का अभाज्य गुणनफल क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। 9 का कितना हो गया? 3 गुणा 3 हो गया। और 25 का क्या हो गया? 5 गुणा 5 हो गया। ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखो कोई भी संख्या ऐसी है जो कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। और जैसे एलसीएम देखो, एलसीएम मैंने ये बोला था जो पद जिसमें पहले ज्यादा आ रहा है, मतलब अधिक बार आ रहा है, उसको पहले लेना है। तो 2 आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में देखो 3 2 बार आ रहा है, अच्छे वो किसी भी पद में हो उसी को लेना है। अब फिर कितना आ रहा? 5 5 गुणा 5, 8 हो गया। इसको कर लो, 25 हो गए 100, 25 50 हो गया, 50 हो गया। 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 हो गया। 100 को 2 से 200 और 200 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। तो इसका कितना आ गया? 1800। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 1800। तो एक बार स्क्रीनशॉट फिर ले लो और नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट से देख लेना, या क्लास को रिवाइज करके तो बार बार देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? पहला क्वेश्चन, तीसरा, प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था, ये तीसरा क्वेश्चन था और ये पूरा हो गया है। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? HCF नो तो दिया है ये हमें। फिर इसने बोला है LCM, ये इसी का पार्ट है, आगे दिया के आगे है। तो इसने बोला है एलसीएम ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। ये इसी का पार्ट है, दिया के बाद में आएगा ये वाला। तो इसने बोला कि आपको जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसके लिए हमने देखो दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें हमने एक सूत्र लगाया था। कौन सा था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यही होता है, ये मैंने बताया था। एक बार आप पीछे देख लो। यही बताया था ना आपको मैंने, तो देखो फिर इसको। तो देखो ये होता है, दो संख्याएं कौन सी हैं? दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा? ये दोनों संख्या हैं, ये वही संख्या है। तो इनको क्या करना है? 306 गुणनफल मतलब गुणा 657। देखो एचसीएफ अगले में पहले दे रखा कितना है? 9 है। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखो बराबर में इस संख्या को अगर इधर भेजेंगे, ये इधर गुणा में इधर जाएगी तो किस में जाएगा? भाग में। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 306 गुणा 657 बट्टे कितना हो गया? 9। किसी भी एक पद को काट लो। तो आप देखो इसको काट लो, 9 7 63, कितना बच गया? 2। 9 3 कितना हो गया?
9 3 27। अब देखो इसको गुणा कर लो, 306 को गुणा करोगे कितने से, 73 से। 9 7 61 हो गया, बच गया कितना, 2 और 9 3 27 हो गया। 306 को गुणा करना है 73 से, तो 3 6 18, 1 हो गया और 9 हो गया। 7 6 42, असल की 4 हो गया और 9 हो गया, तो कितना 8 3, तो कितना आ गया हमारे पास। गुणा करके देखना, कहीं गुणे में गलती भी हो सकती है, तो आप एक बार करके देख लेना। 3 6 18, असल की 1 होगी, 3 3 9 हो गया। 7 6 42, असल की 4 हो गया और 7, ये गुणा में गलती हो गई रे, गुणा ये नहीं आएगा। देखो हमने क्या गुणा कर दिया है यहाँ पे, ये तो ठीक है। यहां देखो 7 6 42, असल की 4 हो गया और 7 3 कितना होता है, 21, तो कितना 8 3 11 का असल के 2 2, तो कितना आएगा, यहां से आएगा हमारा, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखो पहले हमें ये क्वेश्चन में तो दे रखा है, हमें ये पता कि दो संख्या का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम का। देखो एचसीएफ इसने पहले दे रखा कितना है, 9 9 रख दिया, और दो संख्याएं कौन सी, ये दोनों संख्याएं हैं, तो ये संख्या रख दी। अब देखो इस 9 इधर किसमें है, ये गुणा में इधर लेकर आएंगे तो किसमें आएगा, भाग में, तो एलसीएम बराबर किसमें, ये भाग में चला गया, काटा तो उत्तर कितना आ गया, 22,138। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया, मतलब चौथा क्वेश्चन हो गया है। तो अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि, पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या किसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती, 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन को पढ़ो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। पहली बात हमें यह पता चलना है कि 0 पर समाप्त कौन सी कब हो सकता है। हमें यह पता है कि संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकती है जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो। क्या होना चाहिए, किसी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 है तभी वो संख्या किस पे समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमें इस बात का पता है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, या कोई संख्या शून्य पे कब समाप्त होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, 2 या 5 हो। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 या 5 होंगे। तो यहां देखेंगे 6 की घात n है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात कितना है, n। तो देखो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n, एक ही बात है, दोनों को ऐसे लिखेंगे। देखो अगर ये नहीं समझो कि ऐसे कैसे होते हैं, जिसके ऊपर, ये मान लो जिसके ऊपर समान घात लगी हुई है,
मतलब दोनों के ऐसे लिखा हमने, बीच वाले 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर 2 घात, इसका मतलब इसे ऐसे लिखेंगे तो भी ये क्या है, एक ही बात है, दोनों क्या है, सेम ही है। ये दोनों चीजें क्या है, दोनों ही पद क्या है, समान है दो, इसलिए इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 5 आया है, नहीं आया है। 2 तो आया लेकिन कौन सा पद नहीं आया है, 5 नहीं आया। अतः ये किस पे समाप्त नहीं होगी, शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, 2 है, 2 व 3 है, तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। तो ये थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो के अंदर, तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, जो 2 3 है, 2 व 3 है, तब यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। देखो जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके हमें सभी को पता है, तो नॉर्मल पता है कि अगर 2 को 5 से गुणा करते हैं तभी शून्य आता है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 और 5 होंगे, तभी वो संख्या किस पे समाप्त होगी, शून्य पे समाप्त होगी। अन्यथा वो संख्या किस पे समाप्त नहीं होगी, शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। इसका 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो ये ऐसे दे रखा है, प्लस, ये प्लस का निशान है, कितना है, 5। तो फिर बोला इसने भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्याएं
क्यों है। अब भाज्य संख्या क्यों है, इसका क्या अर्थ है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप शुरू की क्लास से देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाए कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके दो या दो से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो पहले क्या होगी, भाज्य संख्या। मैंने भाज्य संख्या की पहले आपको डेफिनेशन लिखा दी थी, एक बार फिर बता देता हूं। वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सके, वही संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब देखते हैं कि इसका दो या दो से अधिक गुणनखंड है, वैसे भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसको पहला पॉइंट मान लेंगे, इसका दूसरा मान लेंगे। तो पहला पॉइंट मान के करेंगे, देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो प्लस का निशान आ गया, इसका मतलब दो पद हो गया क्या, ये एक पद, ये दो पद हो गया। यहां से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 13 बाहर आ रहा है, तो यहां तो कितना बचेगा 7 गुणा 11, इधर कितना बचेगा प्लस का 1। देखो दोनों में से जब भी कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 13 का भाग लगेगा और यहाँ भी 13 का। यहां से देखो 13 से 13 कैंसिल हो गया, यहाँ कटा तो 1 बच गया। अब अंदर वाला देखो, यहां हो गया 13 गुणा 11 को 7 से गुणा करें तो 11 7 कितना होता है 77 और 1 प्लस कितना हो गया 78। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है क्या, तो दो कम में मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसके दो तो होने ही चाहिए अभाज्य गुणनखंड। दो से अधिक होंगे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन दो तो होने चाहिए। अगर दो गुणनखंड होंगे तभी वो संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड दो है। क्या है, दो है। इसका मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होगी। अब दूसरा पार्ट देखो क्या है इसका, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये भी देखो दो पद हो गया, एक ये वाला पद, एक ये वाला पद। तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, 5 को बाहर लेंगे, तो यहां तो बच गया 5 का यहां लगाया, 5 का यहां, तो यहां तो बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहां प्लस का 1। इनको गुणा करके दे लो, 7 को कितना हो गया 42 हो गया। इन दोनों को गुणा किया, ये कितना हो गया 12 दूनी 24, तो कितना हो गया 8 16 4 8, तो 8 10 ये कितना हो गया 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया 5 गुणा 1008। तो इसका भी देखो दो गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, तो यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड दो है, बस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, दो हैं। तो ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको मैंने गोल के भी बता दिया है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, दो है। तो हमारा देखो छठा क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। अब सातवां क्वेश्चन है, तो सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के लिए इतना ही काफी है, क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि क्लास भी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो और क्वेश्चन भी क्या 7 का थोड़ा बड़ा, तो उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल हम क्लास शुरू करेंगे, तो कल प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले हम इसको 7 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं
और पीछे की क्लासों को रिवाइज करके देखते रहिए। अगर आपने 1.2 में आगे हैं तो 1.1 वाले भी देखें, ताकि आप भूले नहीं। बार बार देखिए, अपने दोस्तों को बताएं कि इस मैथ अड्डा 16 पे क्लास चल रही है और प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी क्लास देखो, तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखो, इतना अच्छे से आपको नॉर्मल तरीके से कोई समझाएगा नहीं, अब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो देखो, बढ़ा चढ़ा के तो मैं बता नहीं रहा हूं, आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। तो आप इसको देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं।